शहर की सीमा से लगभग 50 किलोमीटर दूर घने और डरावने जंगलों के बीच खड़ी थी वो विशाल इमारत जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली का इतिहास जितना पुराना था उतना ही खौफनाक भी। सदियों से इस हवेली को लेकर तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं। कोई कहता था कि यहाँ जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता, तो कोई कहता था कि यहाँ आज भी उस क्रूर जमींदार की आत्मा भटकती है जिसने अपने पूरे परिवार को जिंदा दफन कर दिया था। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। आज इस हवेली की आखिरी रात थी। सरकार ने इस हवेली को गिराने का आदेश दे दिया था और कल सुबह बुलडोजर इस खौफनाक इतिहास को हमेशा के लिए मिटाने वाले थे। इसी आखिरी रात की सच्चाई को अपने कैमरे में कैद करने के लिए 3 लोग वहां पहुंचे थे। राघव, जो एक निडर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था, नेहा, उसकी कैमरामैन और सहयोगी, और समीर, एक स्थानीय गाइड जो पैसों के लालच में उनके साथ आने को तैयार तो हो गया था, लेकिन उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। दोस्तों, आज की रात बेहद खास है। मेरे पीछे जो आप ये जर्जर और भयानक इमारत देख रहे हैं, इसे काली हवेली कहा जाता है। सदियों पुराना इतिहास, अनगिनत मौतें और रूह कंपा देने वाले रहस्य। कल सुबह ये हवेली मलबे में तब्दील हो जाएगी, यानी आज इस हवेली की आखिरी रात है। और हम देखना चाहते हैं कि क्या वाकई इस हवेली में कोई ऐसी ताकत है जो इंसानों को डराती है, या ये सब सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। राघव, मुझे सचमुच अजीब लग रहा है। यहाँ की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा है, ऐसा सन्नाटा जो कानों में गूंज रहा है। और देखो, चारों तरफ कितनी धुंध है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा जंगल हमें इस हवेली के अंदर जाने से रोक रहा हो। राघव भैया, मेरी बात मानिए, अभी भी वक्त है, वापस लौट चलते हैं। इस हवेली का मालिक ठाकुर गजराज सिंह बेहद जालिम इंसान था। उसने अपनी हवस और लालच के लिए इस हवेली की दीवारों में मासूमों को जिंदा चुनवा दिया था। मरने वालों की आत्माओं ने इस हवेली को शाप दिया था कि जब तक ये हवेली खड़ी रहेगी उनका बदला पूरा नहीं होगा। आज 100 साल पूरे हो रहे हैं और आज ही इस हवेली की आखिरी रात है। आज रात यहाँ जो भी पैर रखेगा वो जिंदा बाहर नहीं जाएगा। समीर, तुम बहुत ज्यादा डरे हुए काशी हो। विज्ञान के इस युग में तुम इन पुरानी कहानियों पर विश्वास करते हो। भूत प्रेत सिर्फ हमारे दिमाग का वहम होते हैं। हमें बस अपनी डॉक्यूमेंट्री पूरी करनी है। एक बार सुबह हो गई तो हवेली भी टूट जाएगी और तुम्हारा ये डर भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। चलो अंदर चलते हैं। राघव ने जैसे ही हवेली के विशाल और भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया, एक भयानक चरमराहट की आवाज गूंज उठी। दरवाजा सदियों से बंद था, इसलिए उसके खुलते ही भारी मात्रा में धूल उड़ी। हवेली के अंदर का नजारा किसी डरावने सपने जैसा था। चारों तरफ मकड़ी के जाले, टूटे हुए झूमर और दीवारों पर जमी धूल की मोटी परतें थीं। हवा इतनी ठंडी थी कि तीनों के मुंह से भाप निकलने लगी थी। हे भगवान, यहाँ का तापमान अचानक इतना कम कैसे हो गया? बाहर तो इतनी ठंड नहीं थी। राघव, क्या तुम्हारा टेम्परेचर मीटर कुछ दिखा रहा है? हाँ नेहा, ये सचमुच अजीब है। यहाँ का तापमान तेजी से गिर रहा है। डिवाइस की रीडिंग बता रही है कि इस कमरे में एनर्जी का स्तर बहुत असामान्य है, लेकिन ये किसी भूत की वजह से नहीं, बल्कि बंद कमरे में हवा के दबाव के कारण हो सकता है। चलो ऊपर की मंजिल पर चलते हैं, मुख्य कमरा वहीं है। हे भगवान, रक्षा करना। भैया, ऊपर मत जाओ। ऊपर ठाकुर का दीवाने खास था, वहीं उसने सबसे ज्यादा जुल्म किए थे। उस तरफ जाने का मतलब है सीधे मौत के मुंह में कूदना। जैसे ही वे तीनों हवेली की मुख्य सीढ़ियों की तरफ बढ़े, अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। वो हवा इतनी तेज थी कि हवेली के सारे टूटे हुए शीशे एक साथ खनखना उठे, और उसी पल एक जोरदार आवाज के साथ हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राघव, दरवाजा बंद हो गया, अपने आप बंद हो गया। शांत रहो नेहा, पैनिक मत करो। शायद बाहर तेज हवा चली होगी जिसकी वजह से दरवाजा बंद हो गया। मैं इसे खोलता हूँ। राघव ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को खींचने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बाहर से कंक्रीट से जाम कर दिया हो।
समीर ये देखकर रोने लगा और घुटनों के बल बैठ गया। मैंने कहा था, काली हवेली ने अपना जाल बिछा दिया है। अब हम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। ये रात हमारी भी आखिरी रात होने वाली है। ये मुमकिन नहीं है। ये दरवाजा इतनी आसानी से जाम नहीं हो सकता। नेहा, कोई दूसरा रास्ता ढूंढो। कोई खिड़की या पिछला दरवाजा जरूर होगा। राघव, खिड़कियों पर लोहे की मोटी सलाखें लगी हैं। इन्हें तोड़ना नामुमकिन है। हम यहाँ पूरी तरह फंस चुके हैं। अभी वे इस मुसीबत से उबरने का रास्ता सोच ही रहे थे कि अचानक हवेली की ऊपरी मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज बहुत भारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी जंजीरें अपने पैरों में बांधकर फर्श पर घसीट रहा हो। छन छन, धड़ धड़। हर कदम के साथ हवेली की छत से धूल नीचे गिर रही थी। क्या तुम दोनों ने वो सुना? ऊपर कोई है। समीर, क्या इस हवेली में कोई और भी रहता है? कोई चौकीदार या कोई आवारा? कोई इंसान यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकता भैया। ये ठाकुर गजराज सिंह के कदमों की आवाज है। वो आ रहा है, वो हमें ढूंढ रहा है। राघव प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये आवाज सामान्य नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे वो आवाज सीधे हमारी दिमाग के अंदर गूंज रही हो। हमें ऊपर जाना ही होगा। अगर कोई इंसान हमें डराने की कोशिश कर रहा है तो हमें उससे बेनकाब करना होगा। नेहा, कैमरा ऑन रखना। समीर, अगर तुम चाहो तो यहीं रुक सकते हो, लेकिन अकेले रहना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तीनों धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। सीढ़ियों की हर पायदान पर पैर रखते ही एक अजीब सी चरमराहट होती थी जो सन्नाटे को और गहरा कर देती थी। जैसे ही वे पहली मंजिल पर पहुंचे, हवा में एक अजीब सी सड़न की बदबू फैल गई। ये बदबू इतनी तेज थी कि तीनों को अपनी नाक बंद करनी पड़ी। ये कैसी बदबू है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मरा हुआ जानवर सड़ रहा हो। ये मौत की बदबू है दीदी। जब ठाकुर लोगों को मारता था तो उनके शवों को इसी मंजिल के कमरों में सड़ने के लिए छोड़ देता था। तभी कॉरिडोर के अंत में स्थित एक कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। कमरे के अंदर से एक हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी। राघव बिना डरे उस कमरे की तरफ बढ़ा। नेहा और समीर उसके पीछे पीछे चल रहे थे। जैसे ही वे कमरे के अंदर पहुंचे, उनके होश उड़ गए। कमरे के बीचों बीच एक विशाल आदमकद शीशा लगा हुआ था। उस शीशे पर धूल जमी थी, लेकिन उस धूल के बीच खून से लिखा था, तुम सबका स्वागत है। राघव, वहां देखो, शीशे पर खून से लिखा है। ये अभी अभी लिखा गया है। खून अभी भी बह रहा है। ये कैसे मुमकिन है? यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है। क्या ये कोई भ्रम है? राघव जैसे ही शीशे के करीब पहुंचा, शीशे के अंदर की परछाई बदल गई। शीशे में राघव की खुद की परछाई की जगह एक बेहद डरावना चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं, चेहरे का मांस लटका हुआ था और उसके दांत नुकीले थे। वो परछाई राघव को देखकर मुस्कुराई और उसने अपना हाथ शीशे से बाहर निकालने की कोशिश की। ओह गॉड, ये क्या था? राघव, भागो, यहाँ से भागो। जैसे ही वे कमरे से बाहर भागने लगे, हवेली के सभी कमरों के दरवाजे एक साथ धड़ाम धड़ाम करके बंद होने लगे। कॉरिडोर का तापमान 0 से भी नीचे चला गया। अचानक उनके सामने एक साया आकर खड़ा हो गया। वो साया हवा में तैर रहा था। उसका शरीर विशाल था और उसके हाथों में लोहे की भारी जंजीरें थीं। उसकी आंखें जलते हुए कोयले की तरह लाल थीं। 100 साल तक मैंने इस अंधेरे में इंतजार किया है। आज मेरी कैद की आखिरी रात है। आज ये हवेली नष्ट हो जाएगी, लेकिन मैं आजाद हो जाऊंगा और मेरी आजादी का रास्ता तुम तीनों की मौत से होकर गुजरता है। हुजूर, हमें बख्श दीजिए। हमारा कोई कसूर नहीं है। हम तो बस परदेसी हैं। हमें जाने दीजिए। इस हवेली की सीमा में कदम रखने वाला हर जीव मेरा शिकार है। आज रात कोई नहीं बचेगा। तुम सब इसी मलबे के नीचे हमेशा के लिए दफन हो जाओगे।
ठाकुर की रूह ने अपना हाथ हवा में लहराया। एक अदृश्य ताकत ने समीर को हवा में उठाया और उसे दीवार से दे मारा। समीर के मुंह से खून निकल आया और वो बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा। समीर आंखें खोलो। राघव, हमें कुछ करना होगा वरना ये हमें मार डालेगा। समीर ने नीचे कुछ कहा था, ठाकुर की शक्ति का स्रोत। समीर उठो, बताओ ठाकुर की शक्ति कहाँ है? तहखाना, सीढ़ियों के नीचे एक पुरानी तिजोरी है। उसमें ठाकुर की अस्थियां और वो तांत्रिक यंत्र है जिससे उसने अपनी आत्मा को इस हवेली से बांधा था। अगर तुम उस यंत्र को नष्ट कर दो तो ठाकुर का वजूद खत्म हो जाएगा। खामोश, तुच्छ इंसान, तेरी ये मजाल। ठाकुर की रूह जैसे ही समीर की तरफ बढ़ी, राघव ने अपनी टॉर्च की तेज रोशनी उसकी आंखों पर डाली। यद्यपि रूह को शारीरिक चोट नहीं लग सकती थी, लेकिन उस अचानक हुए प्रकाश से वो कुछ पलों के लिए विचलित हो गई। नेहा, समीर को उठाओ, हमें तहखाने में जाना होगा। यही हमारा एकमात्र रास्ता है। राघव और नेहा ने समीर को सहारा दिया और सीढ़ियों की तरफ भागे। पीछे से ठाकुर की रूह भयानक गर्जना करते हुए उनका पीछा कर रही थी। हवेली के खंबे और छत दरकने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली किसी भी वक्त गिर जाएगी। वे सीढ़ियों के नीचे पहुंचे, जहां एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा था जिस पर बड़ा सा जंग लगा ताला लटका था। टूट जा, प्लीज टूट जा। 2-3 बार पूरी ताकत से मारने के बाद ताला टूट गया। राघव ने दरवाजा खोला और वे तीनों अंधेरे और संकरे तहखाने की सीढ़ियों से नीचे उतर गए। दरवाजा बंद करते ही ऊपर से ठाकुर की रूह के टकराने की जोरदार आवाज आई। वो दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। राघव, यहाँ बहुत सारे कंकाल हैं। ये जगह किसी कब्रिस्तान जैसी है। वो देखो, वही है वो तिजोरी। तिजोरी बेहद प्राचीन थी और उस पर अजीबो-गरीब तांत्रिक आकृतियां बनी हुई थीं। तिजोरी के ऊपर एक कांच का बर्तन रखा था जिसके अंदर एक अजीब सी काली राख और कुछ हड्डियां रखी थीं। उसके ठीक बगल में एक पुराना तांबे का यंत्र था जिस पर सुइयां और अजीब निशान बने थे। यही वो यंत्र है, इसी ने इस रूह को यहाँ बांध कर रखा है। तभी तहखाने का मजबूत लकड़ी का दरवाजा तिनके की तरह टूट गया। ठाकुर की रूह अंदर दाखिल हुई। उसका आकार अब पहले से भी बड़ा और भयानक हो चुका था। पूरे तहखाने में बर्फीली हवाएं चलने लगी। रुक जाओ, अगर तुमने उस यंत्र को छुआ तो मैं तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राघव, वो हमें मार डालेगा, जल्दी करो। ठाकुर, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। तुमने जिन बेगुनाहों को मारा, आज उनकी आत्माएं तुम्हें सजा देंगी। आज काली हवेली की भी आखिरी रात है और तुम्हारी भी। राघव ने पूरी ताकत से उस तांबे के यंत्र को उठाया और फर्श पर दे मारा, लेकिन यंत्र मजबूत था, वो नहीं टूटा। ठाकुर की रूह ने राघव को हवा में उड़ाकर दीवार से दे मारा। राघव का सिर दीवार से टकराया और वो दर्द से कराह उठा। राघव, नेहा ने हिम्मत दिखाई। उसने पास पड़ी एक भारी लोहे की छड़ उठाई और पूरी ताकत से उस कांच के बर्तन पर दे मारी जिसमें काली राख रखी थी। कांच का बर्तन चकनाचूर हो गया और उसमें से काली राख फर्श पर बिखर गई। राख के बिखरते ही ठाकुर की रूह से एक असहनीय चीख निकली। नहीं, ये तुमने क्या किया? मेरी आत्मा, मेरी शक्ति सब बिखर रही है। राख के बिखरते ही तांबे का यंत्र अपने आप गर्म होने लगा और उसमें से लाल रोशनी निकलने लगी। राघव ने हिम्मत जुटाई, वो खड़ा हुआ और उसने उस भारी लोहे की छड़ से यंत्र पर जोरदार प्रहार किया। इस बार यंत्र के 2 टुकड़े हो गए। यंत्र के टूटते ही एक जोरदार धमाका हुआ। हवेली की दीवारों से रोने और चीखने की आवाजें आने लगी, लेकिन इस बार वे आवाजें दर्द की नहीं बल्कि आजादी की थीं। ठाकुर की रूह धीरे धीरे हवा में धुएं की तरह विलीन होने लगी। उसकी आंखें बुझ गईं और उसका भयानक चेहरा हवा में गायब हो गया। हम बच गए। ठाकुर का साया हमेशा के लिए खत्म हो गया।
राघव, हवेली गिर रही है, हमें तुरंत बाहर निकलना होगा। पूरी हवेली ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी थी। राघव और नेहा ने समीर को सहारा दिया और वे तहखाने से बाहर भागने लगे। हर तरफ धूल का गुबार था, सीढ़ियां टूट रही थीं, खंबे गिर रहे थे। वे जैसे तैसे मुख्य हॉल की तरफ पहुंचे। बंद दरवाजा अब टूट चुका था। वे तीनों पूरी ताकत लगाकर बाहर की तरफ दौड़े। जैसे ही वे हवेली की सीमा से बाहर निकले और हरी घास पर गिरे, पीछे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। पूरी काली हवेली एक भयानक आवाज के साथ समीदोज हो गई। धूल और मलबे का एक विशाल गुबार आसमान की तरफ उठा, जिसने कुछ पलों के लिए चांद की रोशनी को भी ढक दिया। सुबह की पहली किरण धीरे धीरे जंगल के पेड़ों के बीच से छनकर आने लगी थी। हवा अब साफ थी और वो डरावना सन्नाटा हमेशा के लिए गायब हो चुका था। सब खत्म हो गया। आज सचमुच काली हवेली की आखिरी रात थी। हाँ राघव, हमारा कैमरा भले ही टूट गया हो, लेकिन जो सच हमने आज देखा है वो हमारे दिलों में हमेशा रहेगा। उन मासूम आत्माओं को आखिरकार शांति मिल गई। धन्यवाद भगवान, आज इस जंगल को उसका पुराना उजाला वापस मिल गया। काली हवेली, जो कभी खौफ और मौत का दूसरा नाम थी, अब केवल इतिहास के पन्नों में दफन एक मलबे का ढेर बनकर रह गई थी। वो रात सचमुच काली हवेली की आखिरी रात थी, जिसने एक डरावने अतीत का अंत कर एक नई और शांत सुबह की शुरुआत की थी।